मशाल एंटरप्राइजेज। सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे। वो कॉन्फ्रेंस रूम इतना बड़ा था कि वहां पर उस ऑफिस के सारे एम्प्लॉइज बैठ सकते थे। सब आपस में बातें कर रहे थे कि बॉस को क्या बात करनी है। बॉस ने आते ही उनसे मीटिंग करने का तय कर लिया। आखिर बात क्या है? सब लोग इसी तरह एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि अचानक उस कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुलता है। जहां सब लोग खुसफुस करने में लगे हुए थे अब बिल्कुल शांत हो गए थे। अब वहां पर पिन ड्रॉप साइलेंस था, एक आवाज तक नहीं आ रही थी। सब लोग सामने की तरफ देख रहे थे। मनन अपने बॉडीगार्ड से घिरा हुआ आ रहा था, इसीलिए किसी को भी मनन का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। सब पूरी कोशिश कर रहे थे अपने बॉस का चेहरा देखने की, लेकिन किसी को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मनन आराम से आकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। वह सारे गार्ड जो कि मनन को कवर किए हुए थे उससे दूर हो जाते हैं। अब मनन सबको साफ साफ दिखाई दे रहा था। वहीं आरव और अरहम बिल्कुल आगे वाली फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे। मनन को देखकर उन दोनों की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। आरव के चेहरे पर टेंशन की लेकर बनने लगती है, उसका गला सूखने लगता है मनन को देखकर। वो अपने गले को तर करने लगता है और खुद से ही बोलता है, मनन सिंघानिया यहाँ, मतलब ये हमारी कंपनी का बॉस है। ये यहाँ है तो फिर क्या ये हमारी बहन को अकेले राजस्थान में छोड़कर आया है? इसके घर वाले तो हमारी बहन को कच्चा चबा जाएंगे। है कान्हा जी, हमारी बहन की रक्षा करना। वह अभी भी आंखें फाड़े मनन को ही देख रहा था। अरहम जो मनन को देख रहा था वह आरव को देखता है। आरव के चेहरे पर डर नजर आ रहा था, वहीं कुछ परेशानी भी नजर आ रही थी। वही मनन आरव को तिरछा मुस्कुराते हुए देख रहा था। मनन के ऐसे तिरछा मुस्कुराने पर आरव बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो खुद से बोलता है, कहीं ये यहाँ पर मुझे परेशान करने के लिए तो नहीं आए? कहीं ये मुझे अपनी कंपनी से तो नहीं निकाल लेंगे? और मेरी बहन खुशहाली, वह कहाँ है? उसे कहाँ छोड़कर आए हैं ये? मनन एक नज़र आरव को देखकर खड़ा हो जाता है और डेस्क बॉक्स के पास आकर माइक को अच्छे से चेक करते हुए बोलता है, हेलो एवरीवन। सो आप सब सोच रहे होंगे कि आज ही हम ऑफिस आए और हमने आते ही मीटिंग क्यों रख दी? मीटिंग तो होगी ना, अब हम इतने सालों के बाद अपने ऑफिस आ रहे हैं तो मीटिंग तो रखना बनता है। अपने हर एक एम्प्लॉय की खबर भी तो हमें रहनी चाहिए। खैर, तो चलो हम एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। तो जितने भी एम्प्लॉयज यहाँ पर काम करते हैं आज हम उन सब का काम देखेंगे। जो काम अच्छे से कर रहा है उसका प्रमोशन होगा और जो काम अच्छे से नहीं कर रहा है उसका इमोशन होगा, मतलब वह इस कंपनी से फायर कर दिया जाएगा। आई नो, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबका इस कंपनी में काम करने के बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं और किसी के ड्रीम्स पूरे हुए तो किसी के ड्रीम्स बिखर गए हैं। जिनके ड्रीम्स नहीं पूरे हो पाए हैं, बूट ये कंपनी हमारी है और इस कंपनी में जो एलिजिबल होगा हम उसे ही जॉब देंगे। बट सुना है कि इतने सालों में इस कंपनी का जितनी ऊंचाइयां गई है तो इन 2 महीने में काफ़ी घपले भी हुए हैं। उन घपला करने वालों को क्या लगा था कि हम इस कंपनी में नहीं है तो हमें क्या पता नहीं चलेगा घपले के बारे में। जिन्होंने भी यह घपले किए हैं यू नो वेरी वेल कि हम कौन हैं, अच्छे से जानते हैं आप। जहां वह शुरू में बहुत ही आराम से बोल रहा था उसकी आवाज़ आखिर में बिल्कुल डरावनी हो जाती है, जो वहां बैठे हर एक शख्स की रीढ़ की हड्डी तक में ठंडक पहुंचा रही थी। मनन अपनी कड़क आवाज में बोलता है, जो भी यह घपला करने वाला है सीधा बता दो उसको, हम कुछ नहीं करेंगे, पर अगर हमने अपने तरीके से पता लगाया और हमें पता चला उसका प्ले करने के बारे में वह घपलाखोर कौन है और हमारे कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कौन हमारे राइफल्स को दे रहा है, तो उसको ऐसी मौत देंगे कि तुम 7 जन्म में तो क्या तुम 100 जन्म बाद भी इस धरती पर जन्म लेने के बारे में 1000 बार सोचोगे। वो उन लोगों को धमकी दे रहा था जो इस कंपनी में घपला कर रहे थे। वहीं कुछ लोग थे जिनकी हालत मनन की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उनके हाथों, पैरों से और यहाँ तक कि चेहरे से भी पसीने आने लगे थे। वही मनन अपनी सरसरी नज़रों से वहाँ बैठे हर एक शख्स को देख रहा था। वहाँ लोग तो बहुत थे, एम्प्लॉयज कम से कम वहाँ 1000 थे, लेकिन मनन की नज़र से कोई बच जाए ऐसा हो नहीं सकता।
एक पल के लिए मनन की नज़र से तो कोई बच भी जाए, पर डेविलिश किंग की नज़र से कैसे कोई बच सकता था। डेविलिश किंग जिसकी नज़र पूरे फ्रांस में रहती थी, उसकी नज़र से यह 1000 लोग कैसे बच सकते थे। मनन एक बार फिर एक तिरछी नज़र आरव को देखता है, जो बस शांति से मनन की सारी बातें सुन रहा था। उसे मनन से कुछ बात करनी थी। मनन एक नज़र उन्हें देखकर वहां से चला जाता है। मनन के वहां से जाते ही आरव भी अपनी जगह से उठ जाता है और वह बाहर की तरफ जाने लगता है। पलक उसे बाहर की तरफ जाता देखकर आरव का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। आरव जल्दी में लग रहा था। पलक के ऐसे हाथ पकड़ने से अपनी नज़र तिरछी करके पीछे देखता है, फिर पलक को देखते हुए बोलता है, क्या हुआ मैम? कुछ काम है? पलक अपना सर नामे हिलाते हुए बोलती है, नो, मुझे कुछ काम नहीं है, लेकिन तुम कुछ परेशान लग रहे हो। मैं पूरे टाइम तुम्हें देख रही थी, तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। क्या हुआ है? इज एवरीथिंग फाइन? आरव जल्दी से अपना सर हिलाते हुए बोलता है, यस मैम, एवरीथिंग इज फाइन, पर अभी मुझे थोड़ा सा काम आ गया है, मैं जाता हूँ। मैं ऑफिस के बाहर नहीं जा रहा हूँ, डोंट वरी, बस अर्जेंट है। इतना बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। पलक बस उसे देखती रहती है और खुद से बोलती है, आरव, वाई आर यू सो कॉम्प्लिकेटेड? तुम इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो? तुम बिल्कुल एक बंद किताब की तरह हो, जिसे मैं समझने की पूरी कोशिश कर रही हूँ लेकिन समझ नहीं पा रही हूँ। आखिर हो क्या तुम? कभी बिल्कुल खुश खुश रहते हो तो कभी बिल्कुल दुखी, तो कभी परेशान से। आखिर है क्या तुम्हारी लाइफ में? आई नो, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, बट ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी लाइफ पूरी प्रॉब्लम से घिरी हुई है। तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ है ही नहीं, आखिर बात क्या है? तुम बिल्कुल एक बंद किताब की तरह क्यों हो? तुम एक बार मेरे सामने अपना दिल खोल कर तो देखो, मैं तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम दूर कर दूंगी। वो खुद से ही बोल रही थी। अरहम, जिसकी नज़रें पलक पर ही टिकी हुई थी, वह पलक को देखते हुए खुद से बोलता है, पता नहीं मैम के दिमाग में क्या चल रहा है। धीरे धीरे पूरा कॉन्फ्रेंस रूम खाली हो जाता है। अब वहाँ कोई भी नहीं था सिवाय पालक के। पलक अपनी जगह पर वैसे ही बैठे हुए कुछ सोचने लगती है। वहीं बाहर आरव मनन के पीछे पीछे जा रहा था। वह मनन से कुछ बोल पाता उससे पहले ही मनन अपनी प्राइवेट लिफ्ट में चला जाता है। आरव खुद से बोलता है, ये चले गए, मुझे उनसे बात करनी है, बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतना बोलकर वह दूसरी लिफ्ट के अंदर चला जाता है और 50th फ्लोर का बटन दबा देता है। आरव खुद से बोलता है, हमें मनन सिंघानिया से बात करनी होगी। ऐसे हम नहीं छोड़ सकते हमारी बहन को उनके पास। उसके साथ साथ तेरे लिए इसमें हमें बताना होगा, हमें हमारी बहन के साथ जाना है। हमें उससे मिलना है और हमें हमारी बहन से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इस चक्कर में हमारी जॉब जाती है तो जाए। ये हमारी ड्रीम कंपनी है, लेकिन हम अपनी बहन के खातिर अपने ड्रीम्स को छोड़ सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन चाहिए, उसकी हर खुशी हमारे लिए मायने रखती है। फिर थोड़ी देर रुककर कुछ सोचकर दोबारा खुद से बोलता है, 1 मिनट, कंपनी का नाम क्या है? मशाल। मशाल मतलब मनन का म और खुशहाली का शाल। मशाल। क्या मनन सिंघानिया हमारी बहन से प्यार करने लगा है? क्या उसे उससे प्यार हो गया है? इसलिए उसने अपनी कंपनी का नाम रातों रात बदलवा दिया, एस इंटरप्राइजेस से मशाल इंटरप्राइजेस करवा दिया। क्या वह सच में मेरी बहन से मोहब्बत करने लगा है? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हमने सुना था उसने हमारी बहन से सिर्फ और सिर्फ अपने हुकुमसा के कहने पर शादी की थी, वो भी बदला देने के लिए। लेकिन आशियाना ने बताया मनन खुशहाली को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, उसके बॉडी में एक भी खरोच नहीं आई। हमें कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा, यह मनन आखिर चाहता क्या है? वह अपनी ही सोचों में गुम था कि लिफ्ट 50th फ्लोर पर आकर खुल जाती हैं। आरव एक गहरी सांस लेता है और सीधे मनन के केबिन की तरफ बढ़ जाता है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ मनन का केबिन था, वहाँ दूसरा कोई केबिन नहीं था। वह पूरी जगह खाली थी। आरव मनन के केबिन के बाहर खड़े होकर एक गहरी सांस लेता है और धीरे से नॉक करता है।
मनन अपने केबिन में आराम से बैठा था और अपने हाथ में पेपर वेट लिए आराम से टेबल पे घुमा रहा था। जब वह नॉक की आवाज सुनता है तो वह मुस्कुरा देता है और वह खुद से बोलता है, आई नो तुम आओगे। हमें पता था बहुत अच्छे से कि तुम हमारे पीछे जरूर आओगे। वेलकम इन माय केबिन मिस्टर आरव देशमुख। वह अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लिए खुद को एक फाइल में डुबोकर बोलता है, कम इन। और वह अपनी नजरें फाइल में गड़ा देता है। उसने एक नज़र भी उठाकर सामने आरव को नहीं देखा था। आरव मनन के सामने ही खड़ा था। मनन उसे कुछ बोलता ना देखकर बोलता है, यस बोलो क्या काम है। वह एक नज़र उठाकर आरव को देखता है जो बिल्कुल शांत खड़ा अपनी सोच में गुम था। मनन अपनी तेज आवाज में बोलता है, बोलो क्या बोलना है। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम तुम्हारी बातें शाम तक सुनते रहे, बोलो जल्दी। आरव एक गहरी सांस लेकर बोलता है, मनन सिंघानिया, हमारी बहन कहाँ है। मनन जो उस फाइल में पूरी तरीके से बिजी दिख रहा था लेकिन वह आरव के बोलने का ही इंतजार कर रहा था कि कब वह कुछ बोले। आरव का सवाल सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है जिसे वह तुरंत छुपा लेता है। आरव उसकी मुस्कुराहट को बिल्कुल भी नहीं देख पाता। मनन अब अपनी नज़र ऊपर करके अपने दोनों हाथों का टेबल पर रखकर आरव को देखते हुए बोलता है, मिस्टर वॉटएवर यू डोंट नो व्हाट एस योर प्लेस। आप यहाँ हमारी कंपनी में काम करते हैं और आप हमें बॉस कहने की जगह हमारा नाम ले रहे हैं। मनन तो उससे पूरी तरीके से अनजान बन गया था जैसे वो उसको जानता ही नहीं है। मिस्टर मनन सिंघानिया, माय बॉस। हाँ आप हमारे बॉस हैं पर रिश्ते में आप हमारे जीजा भी लगते हैं। बताइए हमारी बहन कहाँ है। मनन आरव को देखते हुए बोलता है, बहन? कौन सी बहन? हम तो आपकी कोई बहन को नहीं जानते। आरव को मनन की बातें बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था। वह ऐसे कैसे अनजान बन सकता था। उसने उसकी बहन से शादी की थी और अब बोल रहा है कि कौन बहन, किसी बहन को नहीं जानता। वह गहरी सांस लेकर अपने हाथों की मुट्ठियां कस के बंद करके मनन को देखते हुए बोलता है, हमारी वही बहन जिससे आपने शादी की है। मनन उसकी बात सुनकर बोलता है, ओह तो आप हमारी कुंवर रानीसा के भाई हैं। ये तो हमें पता ही नहीं था कि हमारी कुंवर रानीसा के भाई हमारी ही कंपनी में काम करते हैं। जिन्हें हमारे घर वाले जगह जगह ढूंढ रहे हैं वो तो हमारी ही कंपनी में, हमारे ही सरपरस्त में, हमसे ही पैसे लेकर हमारी ही कंपनी में काम कर रहा है। हमने तो आपको सब जगह ढूंढा। आप वही है ना हमारी बहन चैताली का प्यार, जिससे हमारी बहन चैताली प्यार करती थी और आपने बड़ी प्रेमी से उसके साथ सोचो किया तब हमें पता है और उसका कत्ल कर दिया। चैताली का नाम सुनकर आरव की आंखें नम हो जाती हैं। मनन आरव को अच्छे से देख रहा था जिसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी जैसे अगर 2 मिनट को और वहां खड़ा रहता तो जरूर उसकी आंखों से आंसू बह जाते। वो खुद को कंट्रोल करता है और अपने हाथों की मुट्ठी कसके के भींच लेता है और मनन को देखते हुए बोलता है, हमने चैताली के साथ कुछ भी नहीं किया है। वो हमारी मोहब्बत थी और उसके पहले भी हमारी जिंदगी में कोई नहीं था और अब भी कोई नहीं है। हम बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उनसे। हम उसके साथ कभी कुछ नहीं कर सकते। जो भी है, जिसने भी कहा है सब झूठ है, सब झूठ। हमने चैताली के साथ कुछ भी नहीं किया है। मनन आरव को अपनी आंखें छोटी करके देखते हुए बोलता है, अच्छा सब झूठ है तो फिर राजस्थान से भागकर यहाँ क्यों आए? क्यों नहीं बताया सबको अपनी सच्चाई? आरव मनन को देखते हुए बोलता है, अच्छा आपको क्या लगता है मैं अपनी सच्चाई बताता और सब मेरी बात मान लेते? नहीं मानते, मार डालते मुझे। ये बात तो आप भी जानते हैं ना, पूरे राजस्थान में आपके हुकुमसा का बोलबाला है। वह जो एक बार बोल दे वही होता है। ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं मिस्टर मनन सिंघानिया। क्यों बन रहा है मनन इतना अनजान? क्या चल रहा है उसके दिमाग में? मनन अपनी चेयर पर लीन होकर अपने सीने पर दोनों हाथों को बांधकर आरव को देखते हुए बोलता है, और तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे? ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? आरव मनन को देखते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता,
आप मेरी बातों पर यकीन करेंगे या फिर नहीं करेंगे, लेकिन यही सच है। मैं चैताली से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इतना प्यार कि शायद आपने भी उससे ना किया हो। आप तो फ्रांस में रहते थे ना, यहाँ थे ही नहीं। 10 साल पहले आप फ्रांस चले गए, इसके बाद मुझे तो नहीं पता आपकी लाइफ में क्या हुआ था और आप फ्रांस क्यों चले गए, पर हाँ इतना ज़रूर बोलूँगा, आप उसे इतना प्यार नहीं दे पाई क्योंकि आप फिर कभी फ्रांस से वापस आए नहीं और आपके घर वाले, आपकी मासा ने उन्हें बहुत प्यार दिया पर आपके हुक्म सा हमेशा उन पर अपनी मर्जी थोपते थे। आप तो वहाँ से कॉल करके उन्हें हर एक चीज़ से बचा लेते थे, लेकिन बाद में क्या होता था, आपके हुक्म सा उन पर चिल्लाते थे कि उन्होंने उनकी शिकायत आपसे क्यों लगाई, क्यों आपसे बोला। आप तो सोचते थे कि आप अपनी बहन की लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ बातों पर आपने अपनी बहन का एतबार नहीं किया, आपने उसे गलत ठहराया और आपने उस माया की बात मानी, जबकि आपकी बहन सही थी और माया गलत थी, लेकिन आप नहीं माने। तब हम और चैताली सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड्स थे, पर उसने धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर की, उसने हर एक चीज़ मुझे बताई और धीरे धीरे मैंने उसकी काफ़ी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करी और फिर हम लोग क्लोज आ गए, काफ़ी क्लोज। हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, लेकिन हम ऐसे नहीं थे कि जो अपनी फैमिली की परमिशन के बिना एक दूसरे से शादी करते। मेरी फैमिली ने तो ये कहकर मना कर दिया कि आप लोग बड़े लोग हैं, आप कहाँ उस पूरे राजस्थान पर हुकूमत करने वाले, और हम एक छोटे से गांव के, हमारे बाबा सरपंच। और आपके घर वालों ने क्या बोला चैताली से, आपके हुकुमसा ने, आपकी मासा तो अपनी बेटी की खुशी के लिए इस शादी से राजी हो गई थी, लेकिन आपके हुकुमसा राजी नहीं हुए, क्यों? हम तो भाई छोटे लोग थे ना, आप जैसे बड़े लोगों के साथ उठना बैठना कैसे हो सकता था हमारा। उन्होंने तो बोल दिया हम छोटे लोगों के साथ वह आपकी बहन की शादी नहीं करेंगे। चैताली ने तो आपको सब कुछ बताया था ना, और आपको क्या लगा था कि आपकी बहन की शादी हमारे साथ हो रही है? कितना झूठ बोलते हैं ना आपके हुकुमसा। उन्होंने आपसे झूठ बोल दिया कि आपकी बहन की शादी हमारे साथ हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ राजस्थान में दोबारा बुलाना चाहते थे और उनके पास यही एक जरिया था आपको यहाँ बुलाने का। उन्हें पूरा भरोसा था कि आप अपनी बहन की शादी सुनकर जरूर यहाँ वापस आएंगे। उन्होंने आपको यहाँ वापस बुलाने के लिए आपकी बहन को मोहरा बनाया और आप चार बनकर आपके, उन्होंने आपकी बहन की शादी कैसे इंसान के साथ कर दे जिसे वह जानती तक नहीं थी। और आपको क्या लगता है वह शख्स जिसने चैताली के साथ यह सब किया? बिल्कुल नहीं, कुछ कौन था आज तक किसी को भी नहीं पता चला। लेकिन आखिरी वक्त में भी चैताली को सिर्फ और सिर्फ मेरी फिक्र थी। उसने मेरे दोस्त से कॉल करके बोला कि मुझे यहाँ से ले जाए, उसके घर वाले मुझे जिंदा जला देंगे, और मैं आखिरी वक्त में भी अपनी चैताली को नहीं देख पाया। काश मैं वहाँ से वापस आया ही नहीं होता। क्या करते वह लोग, ज़्यादा से ज़्यादा जला देते, जिंदा मार डालते मुझे, लेकिन कम से कम मैं अपनी चैताली के साथ तो रहता, कम से कम मैं और वो खुशी खुशी एक साथ इस दुनिया में, ना सही कम से कम आसमान में एक साथ तो रहते, एक दूसरे के पास, जहां हमें कोई भी जुदा नहीं कर पाता। आरव का गला भर आया था, उसकी आवाज रुवासी हो गई थी। वही मनन की आंखों में ये सब सुनकर आंसू आ गए थे। वह तुरंत अपनी आंखों में आए आंसुओं को छुपा लेता है और अपनी कड़क आवाज में बोलता है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये फालतू की बकवास सुनकर मैं तुम्हारी बात मान लूंगा और अपने हुक्म सा से बगावत कर लूंगा? कभी भी नहीं। और रही बात तुम्हारी बहन की, तो वह सेफ है, उसकी फिक्र मत करो, और वह अब हमारी है। हमें अच्छे से पता है कि हमें अपनी कुंवर रानी सा के साथ कैसे बर्ताव करना है। और एक बात का ध्यान रखना, तुम इस कंपनी में सिर्फ एक मामूली से एम्प्लॉय हो, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर मैं माफ़ कर देता हूँ, लेकिन आइंदा मेरे केबिन में आने की गलती बिल्कुल भी मत करना। गेट आउट फ्रॉम हियर। आरव अपना सर नामे हिलाते हुए बोलता है, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मुझे अपनी बहन से मिलना है। बताइए मेरी बहन कहाँ है? क्या आप उसे राजस्थान में अकेला छोड़कर आए हैं? आपका घर वाले उसे कच्चा चबा जाएंगे। वो वैसे ही इतनी ज़्यादा नाजुक है और आपके घर वाले उसे छोड़ेंगे नहीं। प्लीज़ प्लीज़ उसे वापस ले आइए हमारे पास। प्लीज़, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़।
मनन अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बोलता है, हमने क्या बोला सुनाई नहीं दिया। गेट लॉस्ट फ्रॉम माई केबिन। जाओ यहाँ से वरना अभी तुम्हें इस ऑफिस से धक्के मारकर निकाल देंगे। आरव अपनी जिद में उड़ते हुए बोलता है, बेशक आप मुझे यहाँ से धक्के मारा कर निकाल दे, हम अपनी बहन के खातिर अपनी जॉब को छोड़ सकते हैं, पर प्लीज़ हमें हमारी बहन ला दे। प्लीज़, वो कितनी ज़्यादा परेशान होगी हमें लेकर, प्लीज़ हमें मिलने दे उससे। मनन जो अब तक आरव की सारी बातें सुन रहा था, वह अपनी टेबल में से एक ड्रॉवर खोलता है और उसमें से सिगार निकालकर उसे जलाकर अपने होठों पर रख लेता है। आरव मनन को ऐसा करता देखकर अपनी आंखें हैरानी से बड़ी कर लेता है और बोलता है, आप सिगार पी रहे हैं? शायद आपको पता नहीं लेकिन मेरी बहन को धुएं से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, खासकर सिगरेट और सिगार के धुएं से। प्लीज़ उसके सामने मत कीजिएगा। जा रहे हैं हम यहाँ से, पर एक बात आपको बता रहे हैं, उसे पीनट से एलर्जी है तो ध्यान रखिएगा उसे पीनट बिल्कुल भी ना मिले। वो पीनट बिल्कुल भी ना खाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। मनन उसे कुछ भी नहीं बोलता है। आरव एक नज़र मनन को देखकर वहाँ से चला जाता है। मनन आरव के जाने के बाद तुरंत सिगार को निकालकर नीचे जमीन पर फेंक देता है और अपने पैरों से कुचल देता है। वो खुद से बोलता है, अब हम अपनी ट्यूलिप को पीनट से बिल्कुल दूर रखेंगे। और फिर कुछ सोचने लगता है। उसके दिमाग में क्या चल रहा था वो उसके अलावा कोई भी नहीं जानता था। वहीं दूसरी तरफ मिहिका डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और कुछ सोच रही थी। तभी वहां पर अधिराज आ जाता है और उसके सामने खाने की प्लेट रख देता है। मिहिका उस खाने की प्लेट को देखते हुए बोलती है, आज आपने ये बनाया है, हमें यह नहीं खाना है। अधिराज मिहिका को घूरते हुए बोलता है, जो बनाया है चुपचाप से खा लो, ज़्यादा नखरे ना करो। मिलना है ना आपको खाने को। एक तो इंसान खाने के लिए तरसता है, लेकिन आपको हम अपने हाथों से इतना अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिला रहे हैं और आप इतने ज़्यादा नखरे कर रही हैं। मिहिका अधिराज को घूरते हुए बोलती है, इसे आप खाना कहते हैं? किस महीने पर खाना बोलते हैं? कभी आप हमें पिज्ज़ा देते हैं, कभी बर्गर, तो कभी यह केचुए जैसे नूडल्स, तो कभी चाउमीन। आपको क्या ढंग के दाल, चावल, रोटी, सब्जी यह सब बनाना नहीं आता है? अगर नहीं बनाना आता है आपको तो फ़ोन में देखकर बना ले। अधिराज भी मिहिका को घूरते हुए बोलता है, इतना ही दाल चावल खाना है तो आप ही फ़ोन में देखकर सीख लीजिए ना। आप आराम से सीखिए, और वैसे भी यह सारे काम आप लड़कियों के होते हैं, हमारे नहीं होते हैं। मिहिका अधिराज को घूरते हुए बोलती है, क्यों? सिर्फ लड़कियों के काम क्यों होते हैं? लड़के क्यों नहीं कर सकते? लड़कों को भी करना चाहिए। जितना लड़कियां करती है लड़के कर लेंगे तो उनके हाथ पैर टूट नहीं जाएंगे, और वैसे भी लड़के बोलते हैं ना, मर्द सबसे आगे होते हैं, हर चीज़ में आगे होते हैं, तो फिर खाना बनाने में भी आगे होना चाहिए। उन्हें हर एक चीज़ सीखनी चाहिए ताकि जब उनकी बीवी बीमार हो या फिर उसका कुछ बनाने का मन ना हो तो वह कम से कम अपनी बीवी की खिदमत कर सके, उन्हें अपने हाथों से अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिला सके। लेकिन आप ... आप जैसे मर्द जो सिर्फ सोचते हैं कि खाना बनाना, किचन में काम करना सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का काम है, तो आप अपनी सोच बदलिए। लड़के भी सब कर सकते हैं। क्यों? जब लड़कियां हर एक फील्ड में जा रही हैं तो आप लड़के क्यों नहीं कर सकते? क्या आपने नहीं देखा, कई होटल में, रेस्टोरेंट में लड़के शेफ होते हैं, तो आप लोग अपने थोड़े हाथों को सहमत दे लेंगे और थोड़ा घर का काम सीख लेंगे तो कोई पहाड़ आपके सर में नहीं टूट जाएगा। अधिराज जो आराम से नूडल्स खा रहा था मिहिका की बात सुनकर बोलता है, ओके ठीक है, समझ गए, हम अब लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। अधिराज की ऐसी बात सुनकर मिहिका शांत बैठ जाती है और खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोलती हैं, हम इतना प्यार से इन्हें समझाएं और इन्हें लेक्चर लग रहा है, समझते क्या है अपने आप को? ये बोलते हुए वह आड़े टेढ़े मुंह बनाने लगती है, फिर उस नूडल्स को देखकर बेकार सा मुंह बनाकर धीरे धीरे उन्हें खाने लगती है। उसे वह नूडल्स टेस्टी लग रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल भी सही से नहीं खा रही थी। वो बस बेकार सा मुंह बनाते हुए उन नूडल्स को खा रही थी। थोड़ी देर बाद वह सारे बर्तन धोकर जाकर सोफे पर बैठ जाती है।
उसके लंबे लंबे घुंघराले काले बाल खुले हुए थे और उसकी कमर तक आ रहे थे जो बार बार उसके चेहरे पर आकर उसे डिस्टर्ब कर रहे थे। वह आराम से टीवी देख रही थी लेकिन बार बार अपने बालों को अपने चेहरे पे आता देखकर उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वहीं अधिराज आराम से सोफे पर बैठा अपने फोन पर वीडियो गेम खेल रहा था। उसकी नज़र बार बार मिहिका पर जा रही थी जो अपने बालों से तंग आ गई थी और बार बार अपने बालों को पीछे कर रही थी और उसे बहुत तेज गुस्सा भी आ रहा था अपने बालों के ऊपर। वो खुद से बोलता है, यह आज इन्हें क्या हो गया है? बार बार हमें तंग करने आज हमारा मन नहीं कर रहा है, इन्हें बढ़ने को तभी तो हमने बांध नहीं है लेकिन इन बालों को भी सुकून नहीं है। एक दिन बांधो न तो बस जाकर चेहरे पर तंग करने लगते हैं। मिहिका की नज़र अधिराज पर पड़ती है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वह अधिराज के बिल्कुल पास आकर उसकी गोद में बैठ जाती है और उसके गर्दन पर अपने दोनों हाथ लपेटकर पप्पी फेस बनाते हुए बहुत ही प्यार से उससे बोलती है, छोटे कुंवर सा। अधिराज उसके ऐसे करने से हड़बड़ा जाता है और आगे पानी उसे ही देखने लगते हैं और ऊपर से मिहिका का इतना सॉफ्ट लेजा सुनकर तो उसकी धड़कन मानो थमसी जाती है। वह आंखें फाड़े सिर्फ और सिर्फ मिहिका को देख रहा था। मिहिका बहुत प्यार से अधिराज से बोलती है, छोटे कुंवर सा, सुनिए ना हमारी बात। अधिराज जो आंखें फाड़े मिहिका को ही देख रहा था, उसके वो फड़फड़ाते होंठ, उसकी वो फड़फड़ाती पलकें, उसकी धड़कन मानो रुक सी गई थी। वक्त वहीं थम सा गया था, सिर्फ उसे जगह को तूने थे और हर एक चीज हमसे कहते समंदर रुक गया था। चिड़ियों की चेचेहट रुक गई थी, आसमान में उड़ते कबूतर एक जगह रुक गए थे, समुद्र में उठती लहरें जैसे थम सी गई थी। वो बस एकटक मिहिका की आंखों में ही देखे जा रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे जैसे मानो दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हों और एक दूसरे की ही मोहब्बत में गिरफ्तार हो। पर यह गलत है, दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते थे। हाँ, रह रहे थे वह एक साथ लेकिन अलग अलग कमरे में रहते थे। मिहिका तुरंत अधिराज से अपनी नज़रें अलग कर देती है और बहुत ही प्यार से बोलती हैं, हमारे बाल हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और हमें अपने बाल खुद से बांधने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। आप क्या हमारे बाल बांध देंगे? वो बहुत ही प्यार से बोल रही थी। अधिराज जैसे उसकी खूबसूरती से हिप्नोटाइज हो गया था। वो तो बस एकटक मिहिका को ही देखे जा रहा था, वह कुछ नहीं बोल रहा था। मिहिका एक बार फिर बोलती है, बोलिए न छोटे कुंवर सा, क्या आप बांध देंगे हमारे बाल? अधिराज मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ हाँ जरूर। मिहिका उसकी बात सुनकर वहीं नीचे फर्श पर बैठ जाती है और अधिराज धीरे धीरे उसके बाल संवारने लगता है। वहीं मिहिका आराम से टीवी देखते हुए अधिराज से बाल बनवा रही थी और बहुत ज्यादा हंस रही थी। वह टीवी में टॉम एंड जेरी देख रही थी जिसमें टॉम बार बार जेरी के पीछे जा रहा था और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वह जितना जेरी के पास जाता जेरी उससे दूर भागता। फिर वह कुछ तरकीब लगाता है और चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। जेरी बार बार उसके पास से गुजर रहा था लेकिन टॉम उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं देख रहा था। फिर जेरी उसके बिल्कुल करीब आ जाता है और यही तो टॉम चाहता था, वह तुरंत जेरी को अपने पंजों से पकड़ लेता है। मिहिका जो अब तक टॉम एंड जेरी देख रही थी वो टीवी बंद कर देती है और अधिराज अभी भी उसके बालों की चोटी बना रहा था। उसके बाद बहुत लंबे थे इसलिए उसके बालों की चोटी बनने में भी टाइम लग रहा था। मिहिका अधिराज से बोलती हैं, हम आपको बहुत तंग करते हैं ना छोटे कुंवर सा? अधिराज जो खुशी खुशी मिहिका की चोटी बना रहा था मिहिका की बात सुनकर बोलता है, ओह, तो अब आपको पता चला कि आप हमको तंग करती हैं। क्या खिल रहे हैं दो बेजान दिलों में मोहब्बत के फूल। मिहिका आराम से नीचे फर्श पर बैठी अधिराज से अपने बालों को बनवा रही थी। वो कुछ सोचते हुए उससे बोलती हैं, हम आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ना? अधिराज जो आराम से मिहिका के बालों को संवार रहा था मिहिका की आवाज़ सुनकर उससे बोलता है, ओह, तो मैडम आपको पता चल गया, आप हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको पता चल गया। हमें तो लगा था आपको कभी इस जन्म में पता ही नहीं चल पाएगा कि आप हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं।
मेहिका अधिराज की बात सुनकर बोलती हैं, आप हमें ताना दे रहे हैं। अधिराज मुस्कुराते हुए बोलता है, हम आपको ताना देंगे। आपको ऐसा लगता है हम आपको ताना देंगे? हम होते कौन है आपको ताना देने वाले? आप तो भाई ये फ्लैट की मालकिन है और हम आपके नौकर। आप जैसा हमसे कहेंगी हम वैसा ही तो करेंगे। मेहिका उसकी बात सुनकर बोलती है, ओह, तो आपने मान लिया कि आप हमारे नौकर हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मान लिया आप हमारे नौकर हैं। अधिराज मेहिका की चोटी को आगे करते हुए बोलता है, ये लीजिए आपकी चोटी। आप आराम से हमें वीडियो गेम भी नहीं खेलने देंगी। आपने तो आराम से वो बच्चों वाला टॉम एंड जेरी देख लिया और हमें वीडियो गेम भी नहीं खेलने दिया। मेहिका अधिराज को देखते हुए बोलती हैं, खेल लीजिएगा आप आराम से अपना वीडियो गेम। हम आपसे इतनी देर से कह रहे हैं हमें खुशहाली दीदी के पास ले जाए, लेकिन आप हमें खुशहाली दीदी के पास लेकर ही नहीं जा रहे हैं और ऊपर से हम आपसे कुछ बोल रहे हैं तो अब आपको इरिटेशन हो रही है। हमारी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहे। हमें पता है हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं और आपको सुनना भी पड़ेगा। हमारी खुशहाली दीदी तो हमारी बातें सुनती है, आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपको भी सुनना पड़ेगा छोटे कुंवर सा। अधिराज मेहिका को देखते हुए बोलता है, एक तो आप इतना पक 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 करती हैं, चुपचाप शांति से बैठी रहिए। टीवी देख रही थी ना, टीवी देखिए। वो इतना बोलकर टीवी चालू कर देता है और सीधे अपने रूम में चला जाता है। फिर अपने रूम का दरवाजा खोलकर बोलता है, आप भूल जाए कि आप भाभी सा से मिल भी पाएगी, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। आप भाभी सा से ऐसे नहीं मिल पाएगी। भाभी सा यहाँ पर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आए हैं, हम उनके साथ आ गए हैं तो क्या हुआ, लेकिन हम उनके क्वालिटी टाइम में बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करेंगे। वो अपना क्वालिटी टाइम अच्छे से स्पेंड करेगी और आप भूल जाए कि आप इस फ्लैट के बाहर भी जा पाएगी। आपको घूमना है तो हम कल आपको घुमाने ले जाएंगे, लेकिन आप भाभी सा के पास बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इतना बोलकर वह दोबारा रूम बंद कर देता है। मेहिका उस बंद दरवाजे को घूरते हुए बोलती हैं, एक तो हमें हमारी दीदी के पास नहीं लेकर जा रहे हो और ऊपर से बोल रहे हो कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आए हैं। वो फिर गुस्से में उस सोफे पर बैठ जाती है और दोबारा टॉम एंड जेरी देखने लगती है। रात का वक्त, आशियाना कंबल ओढ़े बैठी हुई थी। उसे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी। वह बार बार अपने हाथों को रगड़ रही थी, उसके मुंह से धुआं निकल रहा था। वही रियान आराम से अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखे लैपटॉप अपनी गोद में रखे कुछ काम कर रहा था। आशियाना अपने हाथों को लगातार रगड़ते हुए बोलती है, या अचानक से ठंड इतनी बढ़ गई, ऊपर से इस हीटर को भी अभी खराब होना था। कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। कहते हुए वह फिर से अपने हाथों को मसलने लगती है। वह अपने हाथों को बार बार रगड़ रही थी। वही रियान जो उसकी सारी बातें सुन रहा था एकदम से आशियाना के करीब आ जाता है। आशियाना आंखें फाड़े रियान को देखने लगती है। रियान आशियाना को देखते हुए बोलता है, क्या हुआ नूर, आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? आपको ठंड लग रही है ना? अभी हम आपकी ठंड कम करते हैं। इतना बोलकर वह झटके से अपना हाथ आशियाना की कुर्ती के अंदर डाल देता है और उसके सीनन के पास रखकर धीरे धीरे उसके हसीनों को सहलाते हुए बोलता है, असल गर्मी तो यहाँ पर है, कितने ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट नर्म से है। आशियाना आंखें फाड़े रियान को देखते रह जाती है। वो उसे खुद से दूर करती है, लेकिन रियान को दूर करने के चक्कर में खुद ही रियान के ऊपर गिर जाती है, क्योंकि रियान का हाथ आशियाना की कुर्ती के अंदर था। इस वजह से वह दोनों ही बेड के ऊपर पर गिरे पड़े थे। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। रियान की आंखों में एक अलग ही कशिश थी तो वही आशियाना की आंखें खफा थी। वह रियान से बहुत ज्यादा खफा थी। वह रियान को घूरते हुए बोलती है, क्या आप क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज मानो निकल ही नहीं रही थी। वह हकलाते हुए बोल रही थी। रियान मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ अपने सर के पीछे रखकर बोलता है, नूर, गर्मी ले रहे हैं? ठंड लग रही है तो खुद को गर्म करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, और असल गर्मी जहाँ होगी वहीं से तो गर्मी लेंगे ना। वैसे हम दोनों को गर्मी लेने के लिए एक अलग तरीका है।
न्यू तो नहीं बोलेंगे, पुराना है, लेकिन है बिल्कुल न्यू एडिशन ही। समझ लीजिए हम दोनों एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे के करीब, एक दूसरे को गर्मी दे सकते हैं। आशियाना रियान की बात सुनकर आंखें फाड़े उसे देखने लगती है और जल्दी से खुद को उससे दूर करते हुए बोलती है, यह क्या फालतू की बकवास कर रहे हैं। दूर रहिए आप हमसे, समझे, और जाइए चुपचाप से अपने उस सोफे पर। यहाँ हमारे पास आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रियान आशियाना को देखते हुए बोलता है, हम दूर क्यों जाएं नूर? आपसे दूर हम क्यों शॉपिंग पर लेते? हम तो आपके साथ इस बेड पर ही लेटेंगे। बहुत लेट लिया हमने आपसे दूर, अब तो हम आपके पास ही लेटेंगे। आशियाना अपनी आंखें छोटी करके रियान को घूरते हुए बोलती हैं, आपकी जवानी उछालो छल के आ रही है। अपनी इस जवान को ना अपनी जेब में रखें, समझे आप। और दूर रहिए हमसे, जितना हो सके उतना ज्यादा दूर। पहले ही आपसे बोला है कि हम आपके नहीं, आपको कभी शौहर होने का हक नहीं देंगे, तो भूल जाए आप कभी हमसे शौहर होने का हक ले सकते हैं। दूर रहिएगा आप हमसे, बहुत दूर। और यह जो आप हरकतें कर रहे हैं ना, जिससे हम आपको आपके शहर होने का हक दे तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। बहुत ही ज्यादा अच्छी पक्षी छोड़ लग रहे हैं। इतना बोलकर वह वहां से उठ जाती है और अपनी कुर्ती को ठीक करके सीधे बाहर चली जाती है। उसे रियान के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था उसका सर फोड़ दे। वह बाहर आकर खुद से बोलती हैं, यह आदमी खुद को समझता क्या है? होंगे तो भाई के प्रिंस, दुबई के प्रिंस है, तो क्या हम आएंगे जूते के नोक पर रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। जाए न अपने दुबई में। क्यों आए हैं यहाँ पर? क्यों हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं? नहीं, वही नहीं, उनको तो आकर हमारे पहले ही पढ़ना था। कोस रहे हैं उस दिन को जिस दिन हमारी कॉफ़ी आपके ऊपर गिरी थी। काश हमारी कॉफ़ी उस दिन आपके ऊपर ना गिरती तो आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम दोनों एक दूसरे से दूर होते और जिसका हमें दिखाव कर रहे हैं, जिसका इंतजार कर रहे हैं, वो हमारी जिंदगी में आता ना कि आप। लेकिन ये मत सोचिएगा आप कि आपने हमसे निकाह कर लिया तो आप जीत गए। जल्दी ही आपसे तलाक ले लेंगे और अपने भाई को भी सारी हकीकत बता देंगे कि आपने कैसे हमें बंदूक की नोक पर रखकर हमसे निकाह करा था। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, मजबूरी में आपसे निकाह करा था हमने। वही अंदर रियान ऊपर सीलिंग को देखते हुए खुद से बोलता है, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए हमसे दूर जाने की नूर, लेकिन आप कभी भी हमसे दूर नहीं जा पाएगी। आप हमारी हैं, हमारे लिए उस खुदा ने आपको इस दुनिया में भेजा है, तो फिर आप किसी और की कैसे हो सकती हैं? आप हमारी हैं और हमारी ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी मोहब्बत नहीं करती आप हमसे, लेकिन जब आपको हकीकत मालूम पड़ेगी तो आप मोहब्बत भी करेगी हमसे और हमारी केयर भी करेगी, और आपको अपनी हर एक गलती, हर एक कहानी, हर पास पर शर्मिंदगी भी होगी। आप चाहती हैं अपने भाई को बताना, हर एक चीज़ हम अच्छे से जानते हैं, पर सोचती हैं भाई को बताएंगे वह क्या रिएक्ट करेंगे। डॉन तीवरी चलते ही उनको पता चलेगा और हम खुद अपने खूबसूरत होठों से उन्हें बताएंगे, आखिर उन्हें भी तो पता चले उनकी बहन का निकाह किससे हुआ है। बोलते हुए उसके चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ मनन बहुत ज्यादा खुश था। उसके हाथों में उसकी ट्यूलिप का फोटो था। वो खुद से बोलता है, इस फोटो को देखकर तो ट्यूलिप बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। वो खुशी से फ्लैट का दरवाजा खोलता है और अंदर आता है। उसे खुशहाली हॉल में नजर नहीं आती। वो खुद से बोलता है, शायद रूम में होंगी, वैसे भी उन्हें पेन था ना, तकलीफ थी तो रूम में ही होगी। बोलते हुए वह अपना लैपटॉप बैग वही सोफे पर रख देता है और अंदर चला जाता है। वो मुस्कुराते हुए अंदर आता है। वो खुशहाली को देखता है जो बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन उसने खुद को कंबल से कवर नहीं किया हुआ था। वो अजीब ही पोजीशन में लेटी हुई थी। मनन खुद से बोलता है, कितनी लापरवाह हो गई है आप। ये कैसे सोई है आप? आपको ठंड लग जाएगी, वैसे ही आज ठंड ज्यादा है और आप है इस तरीके से बेड पर लेटी हुई है। आपको ठंड लग जाएगी तो। और अभी भी आप हमारी शर्ट पहने हुए हैं। आपको हमारी शर्ट इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि आपने हमारी ब्लैक शर्ट पहनी। वैसे आप पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है।
वो लगातार बोलते हुए खुशहाली के पास आ रहा था लेकिन खुशहाली कुछ भी रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। वो खुद से बोलता है, लगता कुछ ज्यादा ही थकी हुई है ट्यूलिप। थकी तो होंगी ना, हमने सारी रात जो इन्हें सोने नहीं दिया। अब सो रही है लेकिन इतना भी ज्यादा क्या सोना। दिन भर तो सोई होगी, आराम भी किया होगा। क्या इन्होंने दवाई खाई, नाश्ता किया? वह नाश्ते की प्लेट की तरफ देखता है। हाँ, वहाँ प्लेट नहीं थी, मतलब खुशहाली ने नाश्ता कर लिया था। फिर वो उस टेबल की तरफ देखता है जहाँ पर वो मेडिसिन रख कर गया था। वहाँ मेडिसिन नहीं थी, मतलब खुशहाली ने मेडिसिन भी खा ली थी। वो खुशहाली को अपनी बाहों में उठाता है और अच्छे से बेड पर लेटा देता है और फिर उसके माथे पर अपने होठों को रखकर वहाँ पर चूम लेता है और उसे देखते हुए बोलता है, हम आपसे इतनी देर से बातें कर रहे हैं लेकिन आप सो रही हैं। इतनी भी क्या गहरी नींद में सोई कि आप अपने कुंवरसा की बातों का जवाब ही नहीं दे रही हैं। लगता है हमने आपको कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया। फिर वो कुछ सोचते हुए खुद से बोलता है, जब हम पिछले जन्म में ट्यूलिप के साथ ऐसे फिजिकल होते थे वो बहुत ज्यादा थक जाती थी और वह सोती ही रहती थी, उठते ही नहीं थी। लगता है इस बार भी वह थक गई है इसलिए वो उठ नहीं रही है, अभी भी सो रही है। खैर, हम सोने देते हैं। हमें अच्छे से पता है इन्होंने रात का खाना भी नहीं खाया होगा। जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं और फिर कुछ अच्छा सा बनाते हैं, फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे, ठीक है? वो खुशहाली से बोलता है और एक बार फिर उसके माथे पर अपने होठों को रखकर वहां चूम लेता है और एक नज़र खुशहाली को देखकर मुस्कुराते हुए वॉशरूम के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह वॉशरूम से बाहर निकलता है। उसने इस वक्त ब्लैक लोअर पहन रखा था, उसके अप्पर बॉडी पर कुछ भी नहीं था। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। उसके उस अट्रैक्टिव चेस्ट पर अभी भी पानी की बूंदें थी, बिल्कुल ठहरे हुए तारों की तरह उसके सीने पर लग रही थी। रात का मौसम था, ठंडी ठंडी हवाएं बाहर चल रही थी, खिड़कियां बंद थी। चांद आसमान में पूरा निकला हुआ था और अपनी चांदनी पूरे आसमान में बिखेर रहा था। वह अपनी चांदनी उस कमरे के अंदर भी बिखेरने की कोशिश कर रहा था। मनन एक नज़र खुशहाली को देखता है, उसके दिमाग में कुछ खटकता है लेकिन वह अपने दिमाग को झटक कर खुद से बोलता है, नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। यहाँ कौन ही आएगा, कोई नहीं जानता हम यहाँ पर रह रहे हैं। वो फिर खुद से बोलता है, हमें तो अभी खाना भी बनाना है। इतना बोलकर वह सीधे किचन की तरफ चला जाता है। वह अभी भी वैसे ही था, उसने अपने बालों को ठीक नहीं किया था। उसके बाल वैसे ही बिखरे हुए थे और वो किचन में जाकर कुछ बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो किचन से बाहर निकलता है। उसके हाथ में एक प्लेट थी और उस प्लेट के ऊपर आलू की सब्जी और पूरी रखी हुई थी। मनन ने आलू की सब्जी और पूरी बनाई थी। वो मुस्कुराते हुए खुद से बोलता है, ट्यूलिप को पूरी सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है ना। वो खाकर खुश हो जाएगी और उनका जो दर्द है वह भी खत्म हो जाएगा। ये बोलकर वह प्लेट को लेकर अंदर आता है और कॉफ़ी टेबल पर रखकर खुशहाली की तरफ बढ़ जाता है और खुशहाली के पास आकर उसके चेहरे पर हाथ फेर कर बोलता है, ट्यूलिप गेट अप। अब उठ भी जाए, कितना सोएगी। चलिए, हम आपके लिए आपका फेवरेट पूरी सब्जी बनाकर लेकर आए हैं। चलिए, जल्दी से उठ जाए और खा लीजिए। लेकिन खुशहाली तो कुछ बोल ही नहीं रही थी, वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। मनन के हाथ खुशहाली के हाथों पर जाते हैं जो बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे। वो खुशहाली के चेहरे को अच्छे से चेक करता है जो बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। क्या चल रहा है रियान के दिमाग में? क्या हुआ है खुशहाली को? मनन खुशहाली के पास आकर उसे उठाता है लेकिन खुशहाली उठी नहीं रही थी। वो उसके हाथों को छूता है, उसके हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे। वो उसके चेहरे को छूता है, उसका चेहरा भी बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। मनन के चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ जाती है। वो खुशहाली के चेहरे को बार बार हिलाते हुए बोलता है, ट्यूलिप डॉट 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 ट्यूलिप उठो न, क्या हुआ है? ट्यूलिप प्लीज प्लीज उठो। देखो, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आपने तो कल रात ही तो हमारे साथ जीने मरने की कसम खाई थी ना। हमारे साथ रहेंगे, हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। फिर आप ऐसे
ऐसे क्यों कर रही है? हमसे मजाक करना बंद करें। प्लीज उठ जाइए। हमें डर लग रहा है। हमें कभी किसी चीज से डर नहीं लगा, कभी खुद की मौत से भी डर नहीं लगा, लेकिन आपको इस हालत में देखकर डर लग रहा है। प्लीज हमारे साथ प्रैंक करना बंद कीजिए और उठ जाइए। ट्यूलिप, प्लीज उठ जाइए। लेकिन खुशहाली उठ ही नहीं रही थी। वही मनन बेड के पास अपने घुटनों के बल बैठा था। उसका पैर थोड़ा सा आगे स्लिप कर जाता है। उसे अपने पैर में कुछ चिपकता हुआ सा महसूस होता है। वह जल्दी से बेड के नीचे देखता है, वहां पर एक केक रखा था। वह जल्दी से उस केक को निकालता है और वह खुद से बोलता है, हमने तो कोई केक ऑर्डर नहीं किया था और ट्यूलिप के पास फ़ोन भी नहीं है कि वो केक ऑर्डर कर सके, फिर यह केक कहाँ से आया? वह जब केक को अच्छे से देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। उस केक में तो पीनट थे। आरव ने आज ही उसे बताया था कि खुशहाली को पीनट से एलर्जी है। अगर खुशहाली ने पीनट खा लिया तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। क्या इसलिए खुशहाली ऐसे लेटी हुई थी? मनन की तो हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। वह जल्दी से खुशहाली को उठाता है। खुशहाली अभी भी उसकी ब्लैक शर्ट में थी। वह खुशहाली को अपनी बाहों में उठाकर सीधे उस फ्लैट के बाहर निकल जाता है और लिफ्ट में चला जाता है। वह खुद से बोलता है, जिस किसी ने भी यह हरकत की है उसे हम छोड़ेंगे नहीं। अगर तुम्हारी वजह से हमारी कुंवर रानीसा को जरा सी भी तकलीफ हुई तो तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके दिल्ली के कुत्तों को खिला देंगे, और यह जो तकलीफ तुम्हारी वजह से हमारी ट्यूलिप को हुई है ना, इसका हिसाब तो हम तुमसे लेकर ही रहेंगे। वो आगे खुद से बोलता है, हम कसम खाते हैं, ये जो जितने घंटे हमारी चीज़ों को तकलीफ हुई है ना, उन घंटे से थूकने घंटे तुम्हें तकलीफ ना देना करने नहीं देंगे तुम्हें, और जीने भी नहीं देंगे। तुम्हारी बॉडी के हर एक हिस्से में ऐसे जलन, ऐसी तकलीफ होगी कि तुम मरने के लिए भीख मांगोगे, लेकिन तुम्हें मौत तो हम नसीब होने नहीं देंगे। पता है, ये हमारा खुद से, हमारी ट्यूलिप से। उसकी आंखों में आग जल रही थी। हर एक इंसान को चलाकर बस में करने की, आज जिसने भी उसकी ट्यूलिप के साथ यह सब किया था, वह उसे जलाकर भस्म कर देना चाहता था। वह लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आकर खुल जाती है। मनन जल्दी से बिल्डिंग से बाहर निकलता है और अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। वह जल्दी से खुशहाली को कार की पीछे वाली सीट में लेटा देता है और खुद जल्दी से आकर फ्रंट सीट पर बैठ जाता है और अपनी कार फुल स्पीड में चलने लगता है। आरव अपने फ्लैट की बालकनी में इधर से उधर टहल रहा था। वह बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि तभी उसकी नज़र नीचे पड़ती है, जहां मनन खुशहाली को कार में लेटा रहा था और अपनी कार फुल स्पीड में वहां से ले जाता है। आरव को उनके चेहरे तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उसे अपने दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस होने लगता है। वो खुद से बोलता है, हमें इतना ज़्यादा दर्द क्यों महसूस हो रहा है? कहीं कुछ गलत हो रहा है क्या? हमारी बहन के साथ कुछ गलत हो रहा है क्या? हमने बोला था उस मनन सिंघानिया से कि प्लीज़ हमारी बहन को वहाँ अकेला मत छोड़ो उनके पास, लेकिन उसने नहीं सुनी। पता नहीं हमारी बहन के साथ वह लोग क्या कर रहे होंगे। और आशियाना भी हमारा फ़ोन नहीं उठा रही है। ये दोनों कहाँ गायब है? एक हफ्ता होने को आया है लेकिन उनका कोई पता नहीं है। एक मिनट, उसके दिमाग में कुछ आता है और वो खुद से बोलता है, जब मैंने पलक मैम को बताया था मेरी बहनों के बारे में तो तब उन्होंने बोला था हमारे बॉस राजस्थान में है और हमारे बॉस तो मनन सिंघानिया है ना, मतलब। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। वो खुद से बोलता है, हमने पलक मैम को फोटोज भेजी थी और पलक मैम ने हमारे बॉस को यानी मनन सिंघानिया को भेजी थी। है कान्हा जी, हम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? कैसे? वो सब जानता है, फिर यहाँ हमारे साथ कौन सा खेल खेल रहा है? मतलब वह जाता है आशियाना और खुशहाली के बारे में। हमारी बहन है ये भी जानता है, और यह भी कि हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। मतलब वह सब कुछ जानता था। ये सोच सोचकर उसका दिमाग फटने लगता है। अरहम जो अपने रूम से किचन में पानी का जग लेने के लिए आया था, उसकी नज़र आरव पर पड़ती है। वो आरव को इतना परेशान बालकनी में टहलता देखकर उसके पास आ जाता है और बोलता है, क्या हुआ आरव?
इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? आरव अरहम की बात सुनकर बोलता है, यार परेशानी की ही तो बात है, तुम्हें भी पता चलेगा ना तो तुम भी परेशान हो जाओगे। अरहम कंफ्यूजन में आरव को देखने लगता है और बोलता है, यार गोल गोल बातें करना बंद करो और सीधे सीधा बताओ हुआ क्या है। आरव अरहम को देखते हुए बोलता है, मनन को सब पता है यार, सब कुछ बताएं। आशियाना को हमने वहां भेजा, खुशहाली हमारी बहन है। अरहम कंफ्यूज्ड होकर आरव को देखते हुए बोलता है, यह क्या बात कर रहे हो तुम? ये हमें पता है कि मनन को पता है कि अब खुशहाली तुम्हारी बहन है, लेकिन आशियाना का कैसे पता? आरव अरहम से बोलता है, याद करो, 1 हफ्ते पहले जब आशियाना और खुशहाली को यहाँ आना था लेकिन वो नहीं आई थी, हम लोग ऑफिस नहीं गए थे, तब पलक मैम की कॉल आई थी। अरहम अपना सर हाँ में हिला देता है। आरव आगे बोलता है, तब हमने पलक मैम से बात करी थी, उन्होंने बोला था कि हमारे बॉस राजस्थान में है और वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे क्योंकि उनके लिए उनके एम्प्लॉयज़ उनकी फैमिली की तरह है। यही बात बोली थी ना पलक मैम ने? अरहम अपना सर हाँ में हिला देता है। आरव आगे बोलता है, हाँ, तब हमने पलक मैम को फोटोज भेजी थी और पलक मैम ने बॉस मतलब मनन सिंघानिया 1 हफ्ते से सब कुछ जानता था और वह कुछ प्लानिंग कर रहा था और अब यहाँ पर उस प्लान को लेकर आया है और खुशहाली को वहाँ अपनी उस बड़ी सी हवेली में अपने उन लोगों के पास छोड़ आया है। पता नहीं वह लोग हमारी खुशहाली और आशियाना के साथ क्या करेंगे। अब तो अरहम को भी बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी थी। आरव अरहम से बोलता है, अरहम, हमें बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ज्यादा। न जाने क्या हुआ होगा। तभी उनके फ्लैट की डोरबेल बजती है। अरहम टाइम देखता है, रात के 11 बजे बज रहे थे। वो खुद से बोलता है, रात के 11 बजे कौन आया होगा? आरव और अरहम दोनों जाकर गेट खोलते हैं, सामने रियान खड़ा था। अरहम कंफ्यूजन में रियान को देखने लगता है, फिर खुद से बोलता है, क्या ये वही है? फिर रियान को देखते हुए बोलता है, क्या आप रियान दुर्रानी है? द ग्रेट बिजनेस टाइकून फ्रॉम दुबई। रियान अपना सर हाँ में हिला देता है, लेकिन वह दोनों अभी भी कंफ्यूजन में रियान को देख रहे थे। उसके जितना बड़ा बिजनेसमैन यहाँ उनके फ्लैट में क्या कर रहा है और उनकी बिल्डिंग में किस लिए आया है? देखते हुए बोलता है, एनी प्रॉब्लम? रियान जल्दी से बोलता है, हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अरहम और आरव कंफ्यूजन में रियान को देखने लगते थे। वैसे ही वह लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और अब यह नई परेशानी। अरहम जल्दी से रियान से बोलता है, प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है, आप हमें बताएंगे? रियान, जिसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी, वह जल्दी से बोलता है, एक्चुअली हमारी वाइफ को पीनट से एलर्जी है और हमने सुना है आपके यहाँ इस फ्लैट में भी किसी को पीनट से एलर्जी है। आरव रियान को देखते हुए बोलता है, 1 मिनट, आपको कैसे पता हमारे फ्लाइट में किसी को पीनट से एलर्जी है? बिकॉज जिसको पीनट से एलर्जी है वह तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ कभी आए ही नहीं, तो आपको कैसे पता है? रियान उसकी बात सुन मन में बोलता है, हम इतने बड़े बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं? हम सीधे जाकर ऐसे पूछ रहे हैं तो शक तो होना ही था ना इन्हें। अब क्या बोले हम, क्या बोले? हाँ, वो आरव को देखते हुए बोलता है, एक्चुअली हम मनन के फ्रेंड है और उन्होंने बताया आपकी बहन को पीनट से एलर्जी है और हमारी वाइफ को भी पीनट से एलर्जी है कि, और हमें नहीं पता तो उसे बिना तलाश और उसने न जाने कौन सा केक खा लिया है जिसमें पीनट था और उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। क्या आप हमें बता सकते हैं आप अपनी सिस्टर को कौन सी दवाई देते थे जिससे उनकी एलर्जी बिल्कुल ठीक हो जाती थी? आरव रियान को अपनी आंखें छोटी करके देखते हुए बोलता है, आपने कहा कि आपकी वाइफ को पीनट से एलर्जी है और आप मनन के फ्रेंड है। क्या हम आपकी वाइफ को देख सकते हैं एक बार? क्योंकि सबको हम सेम मेडिसिन नहीं दे सकते ना। रियान अपना सर हिलाते हुए बोलता है, नो, आप हमारी वाइफ को नहीं देख सकते। हमारी वाइफ को देखने का हक किसी को भी नहीं है। प्लीज़ आप बस इतना बता दीजिए कि कौन सी दवाई देते हैं आप अपनी सिस्टर को, हम अपनी वाइफ को दे देते हैं।
हमें बिल्कुल भी उनकी एलर्जी के बारे में नहीं पता और उन्होंने कभी भी शादी से पहले हमें अपनी एलर्जी के बारे में नहीं बताया और अचानक से ऐसे उनकी हालत खराब हो गई। तब उन्होंने हमें बताया कि उन्हें पीनट से एलर्जी थी और हमने उस केक में देखा तो उस केक में पीनट्स थे। प्लीज़ बता दीजिए ना, हमारी वाइफ की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। रियान उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहा था। आरव रियान को देखते हुए बोलता है, एपिनेफ्रिन इंजेक्टर एपिपेन हम अपनी बहन को लगाते हैं। रियान कंफ्यूजन में उसे देखते हुए बोलता है, एपिपेन यह क्या होता है? क्योंकि उसे बिल्कुल भी मेडिकल के बारे में नॉलेज नहीं थी। वो डॉक्टर नहीं था और उसको इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसे बायोलॉजी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसे बायोलॉजी बोरिंग लगती थी और बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी, इसलिए उसने आरव से पूछ लिया था। आरव उसे देखते हुए बोलता है, यह एक पेन टाइप होता है का और टेंशन में इधर उधर टहलने लगता है। वो खुद से बोलता है कुछ मिल जाए डॉक्टर, उसको पहले चेक करना पड़ेगा, वह देखेंगे खुशहाली को क्या प्रॉब्लम है, कैसे फिर जाकर खुद देंगे इंजेक्शन से या फिर कोई भी मेडिसिन। लेकिन अगर से हमें पता है और यहाँ आरव के पास से सॉल्यूशन मिल रहा है तो हमें वही लेना चाहिए। इतनी टेंशन नहीं, और जिसने भी यह सब किया है ना उसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। उसकी वजह से हमारे दोस्त को तकलीफ हो रही है, उसकी वाइफ को तकलीफ हो रही है, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। और हमें लग रहा है ये काम उन्हीं लोगों का है, लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि दिल्ली में हम किस जगह रह रहे हैं? सब पता लगाना पड़ेगा। अधिराज बहुत मना लिया, आपने छुट्टी है, बैक टू योर वर्क। वह खुद सही बोले जा रहा था और टेंशन में इधर से उधार रहेगा तो उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। वहीं आरव अंदर आ जाता है और अपनी अलमारी को खोलकर उसमें एपिपेन ढूंढने लगता है। वो खुद से बोलता है, यह क्या मौज रहेगी? मनन को मैंने बताया था, लेकिन आज ही और मिस्टर रियान दुर्रानी की वाइफ की तबीयत भी आज ही खराब हुई। हमें कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है? कहीं ये लोग हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं? कहीं खुशहाली यही दिल्ली में तो नहीं है? हमें पता लगाना पड़ेगा। कान्हा जी, कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं हमसे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सच में मिस्टर रियान की वाइफ को भी पीनट से एलर्जी हो, और यह काइंसिडेंस भी तो हो सकता है, क्योंकि अगर खुशहाली यहाँ होती तो मनन जरूर बता देता कि खुशहाली यहाँ है। लेकिन वह हमें क्यों बताता है? इसमें भी तो कोई वह नहीं है कि वह हमें बताया कि खुशहाली यहाँ पर है कान्हा जी, हमारा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा है? ऐसे तो बहुत दिमाग काम करता है, लेकिन जब बात हमारी बहन पर आ जाती है हमारा माइंड ऐसे ब्लॉक क्यों हो जाता है? आरव खुद को ही कोसने लगता है, फिर उसे वो पेन मिल जाती है और वो खुद से बोलता है, फाइनली मिल गई। इतना बोलकर वह जल्दी से अपने रूम से बाहर आता है और रियान के हाथ में वह देते हुए बोलता है, इसे यूज़ मत करना, एक बार डॉक्टर से कैंसिल कर लेना, जब ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती हो गई हो, सजन ले पा रही हो तभी इस यूज़ करना। रियान अपना सर हाँ में हिला देता है और लिफ्ट के अंदर चला जाता है। लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही थी। अरहम और आरव दोनों कन्फ्यूजन में एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर आरव अरहम से बोलता है, क्या ये कहीं और से आया तो यहाँ पर ये लेने ऑफिस लिए यहाँ थोड़ी ना ये लोग रहेंगे, कहीं और से ही आए होंगे। इतना बोलकर वह दोनों अंदर चले जाते हैं। आरव अरहम से बोलता है, मिस्टर रियान दुर्रानी की वाइफ जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि इस वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये पीनट एलर्जी बहुत ज़्यादा खराब है। वह आंखें बंद करके भगवान जी से प्रे करने लगता है। वही अरहम भी अपने दोनों हाथों को उठाकर ऊपर देखते हुए अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगता है। अधिराज आराम से अपने रूम में लेटा हुआ था, या यूं बोले वह घोड़े बेचकर सो रहा था। उसका एक हाथ नीचे लटक रहा था तो दूसरा हाथ एक साइड था। उसकी दोनों टांगें फैले हुई थी। वह बहुत ही अजीब तरीके से बेसुध होकर सो रहा था। उसके सीने पर तकिया रखा हुआ था और अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट लिए सो रहा था, जैसे बहुत ही खूबसूरत सा सपना देख रहा हो। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है, लेकिन वह ऐसे घोड़े, गधे, पूरा तबेला बेचकर सो रहा था कि उसे बिल्कुल होश ही नहीं था कि उसका फ़ोन बज रहा है। वही वह फ़ोन बार बार बजे ही जा रहा था।
करीब 5 से 6 कॉल तो आ ही गई थी, लेकिन अधीरा जैसी बेहोशी वाली नींद सो रहा था, उसे कुछ भी होश नहीं था। तभी फोन में से एक डरावनी सी रिंग आने लगती है। अधीराज एकदम से उठकर बैठ जाता है और अपने सीने पर हाथ रखकर बोलता है शिव जी, यह क्या था? लगता है आज तो हम हार्ट अटैक से ही मर जाते। फिर अपने फोन की तरफ देखता है जिसमें 10 मिस कॉल आ चुकी थी। वो खुद से बोलता है अब इन्हें क्या प्रॉब्लम हो गई? आधी रात को भी सुकून नहीं है। इनकी तो बीवी है, क्या यह अपनी बीवी को टाइम नहीं देना चाहते हैं जो हमारे साथ रोमांस करने के लिए हमें कॉल करके बुला रहे हैं? वह अपना सर जल्दी से हिलाते हुए बोलता है नहीं नहीं, वह हमारे साथ रोमांस नहीं करेंगे। वह रोमांस तो हमारी भाभी के साथ करेंगे, ना हमारे साथ बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर हमें कॉल क्यों कर रहे हैं इतनी रात गए और इतने ज्यादा मिस्ड कॉल्स? लगता है कुछ तो बड़ी दिक्कत आ गई है। रोमांस करने के लिए इतनी बार थोड़ी ना हमें कॉल करेंगे, पता नहीं क्या है। वह जल्दी से उस नंबर पर कॉल लगा देता है। तभी दूसरी तरफ से रियान की आवाज आती है, अबे गधे साले, कब से हम तुम्हें कॉल लगा रहे हैं और तुम हो कि पूरा तबेला बेचकर सो रहे हो, उठा ही नहीं रहे हो हमारी कॉल। अधीराज रियान की इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर धीरे से बोलता है, रियान भाई, यह आपकी लैंग्वेज को क्या हो गया है? आप ये किस तरीके से हमसे बात कर रहे हैं? रियान अपने गुस्से से भरी आवाज में एक बार फिर बोलता है, तुम्हें यहाँ लैंग्वेज की पड़ी है? यहाँ कोई जी रहा है, मर रहा है, तुम्हें उससे तो मतलब ही नहीं है। तुम्हें तो अपना घोड़ा तबेला सब बेच करके सोना है ना। इतना बेहोशी की नींद क्यों सोते हो? बोला था ना अलर्ट रहना, लेकिन नहीं, तुम्हारी तो आदत है बेहोशी की नींद सोने की। अधीराज अपने कान से फोन को थोड़ा दूर कर लेता है और खुद से बोलता है, अब इनका लेक्चर 5 मिनट और चलेगा। वह 5 मिनट तक घड़ी को देखता रहता है और खुद से बोलता है, अब इनका लेक्चर खत्म हो गया होगा। वही रियान बस फिल्म का तार पर पढ़ाया जा रहा था और अधीराज को सुनाए जा रहा था। उसके बाद एक गहरी सांस लेकर बोलता है, आपको समझ में आ रहा है हम आपसे क्या बोल रहे हैं? अधीराज, जो अब तक अपने कान पर अपना फोन लगा चुका था, वो बोलता है, जी भाई, हमें सब समझ में आ रहा है और सब सुने देखे कि आपने हमसे अभी अभी क्या कहा है। अब मैन पॉइंट पर आएंगे और बताएंगे कि क्या बात हो गई है और किसके जीने मरने की आप बात कर रहे थे। हुआ क्या है? उसके चेहरे पर टेंशन नजर आने लगी थी। रियान अधीराज से गुस्से में बोलता है, तुम्हारी भाभी सा, तुम्हें अंदाजा भी है? तुम यहाँ फ्लैट में होने के बावजूद भी तुम्हें नहीं पता? तुम्हारा फ्लैट खुशहाली के फ्लैट के सामने था और तुम्हें नहीं पता कोई उसे केक देकर चला गया और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अधीराज, जो अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था, रियान की बात सुनकर एकदम से हड़बड़ा जाता है और बोलता है, क्या आप ये क्या कह रहे हैं? पर ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे सच में बन नहीं सुनाई थी हमें कि किसी ने भाभी के फ्लैट की बेल बजाई हो। हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। भाई, भाभी सा ठीक तो है ना? किया हुआ है उन्हें। रियान बोलता है, उसे पीनट से एलर्जी थी और उस केक में पीनट था और हमें पता भी नहीं वह केक कब दे करके खुश कौन था, कौन से केक लेकर आया था और कोई करके किया और कब से वह ऐसे बेहोश पड़ी थी। उसके पीनट के एलर्जी का सॉल्यूशन हमने ढूंढ लिया है, लेकिन पता लगाओ वह कौन था जिसकी वजह से ये सब हुआ है। उसे तो हम जिंदा काट देंगे, छोड़ेंगे नहीं। जिस दिमाग से उसने ये प्लानिंग की है ना, उसके उसी दिमाग को निकालकर छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे और दिल्ली के कुत्तों को खिलाएंगे, ताकि हमारे दुबई और दिल्ली के कुत्तों का दिमाग तो बड़े इंसानी कुत्तों में दिमाग को सदा ही हो गया है। अधीराज जल्दी से बोलता है, आई विल फाइंड आउट, मैं पता लगाता हूँ वह कौन था। इतना बोलकर वह फोन कट कर देता है। वह जल्दी से अपना लैपटॉप उठा लेता है। वह अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था, ना जाने क्या कर रहा था, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी उसकी उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ आशियाना, जो आराम से बाहर हॉल में सोफे पर सो रही थी, जैसे ही करवट लेती है सीधा नीचे फर्श पर गिर जाती है। वह अपनी कमर पर हाथ रखकर बोलती है, उई मम्मी, लग गई। या अल्लाह,
हमारे तो इतनी कसके लग गई, दर्द भी हो रहा है हमारी कमर पर और यह महान इंसान आराम से बेड में पसार कर सो रहे हैं और हम यहाँ पर इतने छोटे से सोफे में सो रहे हैं जहाँ हम अच्छे से फिट भी नहीं हो पा रहे हैं। अभी हम बताते हैं जाकर इस महान इंसान को तो हमारी इतनी की ओरिया आराम से गधे घोड़े बेचकर सो रहे हैं। नहीं, गधे घोड़े बेचकर क्यों सोएंगे, वो तो अपनी बीवी को परेशान करके सोएंगे ना, इनको तो हमें परेशान करना है। हमें निकाल दिया रूम के बाहर, लेकिन इन्होंने कहाँ निकाला, वह तो हम खुद ही निकल कर आ गए हैं। जो भी हो निकले तो हम रूम से, और हमें छोटे से सोफे पर फीट भी नहीं हो पाए और वह आराम से पूरे बेड पर फेल कर सो रहे होंगे। ऐसे कैसे हम सोने दे? हमारी नींद हराम हुई है, हम इतने सुकून से नहीं सोने देंगे, इनकी भी नींद हराम करेंगे। इतना बोलकर वह सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है और रूम का दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर जाती है उसकी आंखें छोटी हो जाती है। अंदर तो रियान था ही नहीं, पूरा बेड खाली था, वह वहां सो ही नहीं रहा था। आशियाना खुद से बोलती हैं, अब यह महान इंसान कहाँ चला गया, कहीं वॉशरूम तो नहीं गया। वह वॉशरूम के पास जाकर अपने कान लगाकर चेक करती है, लेकिन अंदर से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। इतनी रात को कौन शो आवाज लेता है, वो खुद से ही बोलती है। फिर आकर बेड पर बैठ जाती है और खुद से बोलती है, कहाँ चले गए? अगर इसको यहाँ रहना ही नहीं था, कहीं बाहर जाना था तो आराम से चले जाते ना, हमें रूम से बाहर क्यों निकाला? एक तो वैसे ही बाहर इतनी ज्यादा ठंड है और हमें तुमसे जाना पड़ गया। तभी वहां पर रियान की आवाज आती है, नूर, हमें कुछ जरूरी काम आ गया जिस वजह से हमें जाना पड़ रहा है। हमें पता है आप इस वक्त रूम में हैं और आप अच्छे से हमारी आवाज सुन पा रही होगी। आप आराम से बेड पर सो जाएगा और अपने कमर पर ऑइंटमेंट लगा लीजिएगा। हमें पता है आप इतने छोटे से सोफे पर फिट नहीं हो पाएगी और जब भी करवट लेगी तो नीचे जरूर गिरेगी, तो अच्छे से ऑइंटमेंट अपनी कमर पर लगा लीजिएगा और बेड पर सो जाएगा। हमने हीटर ठीक कर दिया है, अब आपको ठंड नहीं लगेगी। इतना बोलने के बाद रियान की आवाज आना बंद हो जाती है। आशियाना अपनी नज़र इधर उधर करते हुए देखती हैं और बोलती है, अब इस महान इंसान की आवाज कहाँ से आ रही है? ये तो है नहीं इस घर में, तो फिर कहाँ से आ रही है इस महान इंसान की आवाज? वह इधर उधर देखने लगती है, तभी उसे एक जगह स्पीकर टंगा हुआ दिखाई देता है जिससे रियान की आवाज आ रही थी। वो खुद से बोलती है, यह महान इंसान हमारे सामने तो कुछ बोलते नहीं है, खड़ूस कहीं के, और रिकॉर्डर लगा के स्पीकर लगाकर जा रहे हैं। अपनी आवाज सब रिकॉर्ड करके हमें सुनाएंगे। या खुदा, हमें हिम्मत देना इन्हें बर्दाश्त करने की, क्योंकि हमारे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है इन्हें बर्दाश्त करने की। बस हम तब तक बर्दाश्त करेंगे जब तक वहाँ नहीं जाता, फिर हम खुद ही इन्हें तलाक दे देंगे। पर यही तो दिक्कत है ना, हमें पहले तलाक के लिए इधर राशि करना होगा, क्योंकि तलाक तो यही दे सकते हैं। हम कैसे लड़की होकर तलाक दे सकते हैं? वो खुद से ही बोलती हैं और फिर वही टेबल के एक ड्रॉवर से ऑइंटमेंट निकालकर अपनी कमर में धीरे धीरे लगाने लगती है। उसका हाथ नहीं जा रहा था अपनी कमर पर, फिर भी वो कोशिश कर रही थी ऑइंटमेंट लगाने की और धीरे धीरे करके वह लगा लेती है। वह महसूस करती है कि इस वक्त रूम गर्म था। आशियाना खुद से बोलती है, वाह क्या बात है, ये खड़ूस इंसान इंजीनियर है क्या? हीटर भी ठीक कर दिया, रूम काफी गर्म हो रखा है, अब हमें ठंड नहीं लगेगी, अब हम आराम से सो सकते हैं। लेकिन वह बोलते बोलते रुक जाती है, उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ जाते हैं। वह अपने अंदर की फीलिंग्स को डिफाइन नहीं कर पा रही थी। वो खुद से बोलती है, हमें यह अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है, जैसे कुछ तो गलत हो रहा है या फिर कुछ गलत होने वाला है। कहीं उस खड़ूस इंसान के साथ नहीं, उसके साथ भला क्या ही कुछ गलत होगा? वह तो इतने सारे लोगों को खुद अपने हाथों से मारने की ताकत रखता है, उसे क्या ही कुछ होने वाला है? वह थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर बोलती है, आशियाना तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, चुपचाप से सो जाओ। इतना बोलकर वह बेड पर अच्छे से कंबल ओढ़कर लेट जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी।
वह बार बार करवटें बदल रही थी, लेकिन नींद तो मानो जैसे उसकी आंखों से कोसों दूर चली गई थी। वो एकदम से उठकर बैठ जाती है और खुद से बोलती है, हमें नींद क्यों नहीं आ रही है? या खुदा, अब हमारी नींद कहाँ गायब हो गई है? कहीं वो खड़ूस इंसान अपने साथ साथ हमारी नींद को भी तो नहीं ले गया है? लेकिन वह हमारी नींद को अपने साथ कैसे लेकर जाएगा? हमारी नींद गायब क्यों हो रही है? आजा, आजा, नींद आ जाओ, नींद आ जाओ, नींद आ जाओ। वह ऐसे ही बार बार बोल रही थी और फिर दोबारा बेड पर लेट जाती है और आंखें बंद कर लेती है, लेकिन उसे अभी भी नींद नहीं आ रही थी। उसकी नींद तो मानो उससे कट्टी करके बैठी थी कि आज उसे आना ही नहीं है, और वही हो रहा था, उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ मनन तो खुशहाली को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था, लेकिन वो हॉस्पिटल पहुंचा नहीं है। उनकी गाड़ी बीच में रुक जाती है। उसे पहले ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसकी आंखें अंगारे उगलने के लिए तैयार थी। ऊपर से उसकी कार बीच रास्ते पर खराब हो गई थी। उसके गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ावा दे रहा था। वो गुस्से में कार से बाहर निकलता है। उसकी नज़र कार के टायर पर जाती है जो पंचर हो गया था। उसे और तेज गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में एक लात उस टायर पर मारते हुए बोलता है, इसे भी अभी ही पंचर होना था। एक तो हमारी ट्यूलिप की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है, वह पूरी ठंडी पड़ गई है, और ऊपर से इस टायर को भी अभी खराब होना था। तभी उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वह घुटनों के बल वहीं बैठ जाता है। वो उस टायर को गौर से देखने लगता है जिसमें कुछ तो लगा था, कुछ छोटी सी चीज, लेकिन उसे ढंग से समझ में नहीं आ रहा था। वह तुरंत अपनी पॉकेट से अपने फ़ोन को निकालता है और उसका फ्लैश ऑन करके उस टायर पर फोकस कर देता है। वह गौर से टायर को देखने लगता है जिसमें कुछ तो लगा हुआ था। उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वह अपनी कार के आसपास देखने लगता है जहां पर छोटे छोटे से किले पड़े हुए थे, जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा छोटी थी और बिल्कुल काली रोड की तरह काली। मनन आराम से खड़ा हो जाता है और अपनी कार के गेट को लॉक करके आराम से कार से टेक लगाकर अपने एक पैर को कामे रखकर अपने दोनों हाथों को सीने में बांधकर खड़ा हो जाता है। वो खुद से बोलता है, आज तुम सब कुत्तों की मौत मरोगे, कुत्तों की मौत मरकर तुम्हें कुत्तों के मुंह में ही जाना है। तुम जैसे कुत्ते लोगों को जीने का हक ही नहीं है। जो दूसरों को जीने नहीं देते वह खुद जी करके क्या करेंगे? मनन नहीं सब कुछ बोला था क्योंकि उसने आज तक किसी भी मासूम को तकलीफ नहीं दी थी। उसने सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट करो को तकलीफ देता हूँ। वो कभी इस काली दुनिया में नहीं आना चाहता था, लेकिन कहते हैं ना, कुछ अच्छा करने के लिए इंसान को खुद बुरा बनना पड़ता है। और उसने लोगों को बचाने के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए खुद को बुरा बनाना सही समझा। कम से कम उसके बुरा बनने से लोगों की हिफाजत तो होगी। लोग सेफली अपने घर से बाहर तो निकल पाएंगे। उसने न जाने कितने बुरे लोगों को अपने हाथों से मारा था और जिसकी वजह से उसके न जाने कितने दुश्मन बन गए थे। पहले तो उसे अपनी जान की फिक्र नहीं थी, उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अगर इस चीज में वह मर भी जाए तो उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब फर्क पड़ता था। उसके पास उसकी जान थी और कोई उसकी जान को जरा सी भी तकलीफ दे तो उसकी जान निकल जाती थी।